आज हम एक अफसर की नज़र से राजनेताओं के बारे में बात करेंगे। 1994 का साल, जब प्राइम मिनिस्टर को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हुआ ये कि धनिकलाल मंडल जी जो हरियाणा में राज्यपाल थे, उनको राजस्थान के चार्ज दिए, तो वो नाथद्वारा दर्शन करने के लिए पहुंच गए वाया उदयपुर। तो 10 मिनट हो गए, दर्शन के लिए दरवाजे नहीं खुले और राज्यपाल वेट कर रहे हैं। तो सडनली उन्होंने कुछ कहा और वो फिर बड़बड़ाते से करके वो निकल गए। करीब 3-4 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का प्रोग्राम आया ताकि विवाद ज़्यादा बढ़ा। आपने इसी किताब में अपने वर्ल्ड बैंक के दौरान जो आपका 3 साल का टेन्योर रहा कि कैसे जयशंकर साहब, भारत के विदेश मंत्री जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो आपके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने कहा सेवस। बिकॉज उनको लग रहा था कि भाई एमईए रुकवा नहीं पा रही है ट्राइब्यूनल का बनाना। तब उस स्टेज पे जब मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ये काम अपने देश का काम है। जिम किम साहब को तैयार कैसे कर पाए, क्योंकि उन्होंने तो अरुण जेटली साहब की शिकायत की थी। स्माइलिंगली एक तरह से कि भाई जिम किम तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दिया करो। आपकी वर्ल्ड बैंक में जानने की कहानी क्या है? दिल्ली और जयपुर के बीच क्या कुछ हुआ? वसुंधरा जी ने इसको काफ़ी अन्यथा लिया। नंबर 1 तो उनका पहला सेंस रिएक्शन तो ये आया कि मैं नहीं जाने दूँ। आप बनना चाहते थे आर्मी का? नहीं, वो मैंने इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है। सरकार से आपके संबंधों पर थोड़ा सा दर्शकों को आलोकित कीजिए प्लीज। विजय राजे सिंधिया को वो उनके नाम पे कॉइन बनाना चाहते थे, वो रूल्स में नहीं आता था। मैंने क्या कौन ये थोड़ा किस्सा बताइए ना। कि ये नियम के खिलाफ है। अब जैसे ये फाइल मैंने भेजी तो मुझे नृपेंद्र मिश्रा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई तुम क्या करते हो ये। बट मुख्य रूप से जो हुआ वो निर्मला जी के आने के बाद ये कहा कि भाई पीएम को भी इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता। यूपीए सेकंड के दौरान काम करने का अनुभव आपको कैसा लगा? प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो अथॉरिटी है उनके खुद के मिनिस्टर्स के ऊपर, वो बहुत कमज़ोर हो। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सैकड़ों फाइलें लंबित थी जयंती नटराजन जी के पास। और मनमोहन सिंह जी ने कभी आपसे इस बारे में कुछ बात की थी या कभी एडवाइस ली हो आपसे या कभी? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा। उसके बाद रिश्तों में ऐसी कौन सी तलखियां आई कि आपको पार मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं रुक जाइए, लेकिन आपने कहा कि मैं वीआरएस लूंगा ही लूंगा? Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. नमस्ते, किताब वाला के एक और अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक अफसर की नज़र से राजनेताओं के बारे में बात करेंगे। ये राजनेता हैं वसुंधरा राजे, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनके बारे में बात होगी। अफसर जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को पर्दे के पीछे से अमली जामा पहनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अफसर जिन्हें वर्ल्ड बैंक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे से थोड़ी सी रार ठान ली थी। अफसर जिन्होंने एक ऐसे जगह पर, वो कलेक्टर थे जहां पर प्राइम मिनिस्टर को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि एक प्रकरण ऐसा हुआ था। और ये अफसर वो हैं जिन्हें एस जयशंकर, जो सब फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते, तो उन्होंने आकर कहा था सुभाष सेवस। अफसर का नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। वो भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनकी किताब आई है, किताब का नाम है नो मिनिस्टर, नेविगेटिंग पावर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए स्टीली रिजॉल्व। ये इसका एक कवर फोटो है जिसमें अशोक गहलोत, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा राजे और सुभाष गर्ग हैं। किताब की कीमत है 799 रुपये, जगरनॉट से आई है। हम इन सब किस्सों पर बात करेंगे। इसके अलावा एक अफसरशाही में जिस तरह की जो समस्याएं आती हैं एज ए ब्यूरोक्रेट डील करते हुए भारत जैसे बड़े देश में, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी के लेवल पर नई नई समस्याएं पैदा होती हैं कि कैसे हम पॉपुलिस्ट पॉलिसी में और कैसे जो एक रियल पॉलिसी है जिसका असर थोड़ा बाद में दिखेगा, इसमें एक अफसर कैसे नेविगेट करता है। यंग एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। कुछ एक एनेक्डोट्स हैं जो शायद आपको इंटरव्यू के बाद मदद करेंगे जब आप फील्ड में उतरेंगे। और आम जनता को भी समझना चाहिए कि कैसे हमारी जो कॉगविल्स हैं, हम और आप लोग हैं, उन पर जब जो लोग शासन कर रहे हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। थैंक यू वेरी मच दीपक, हमेशा तुमसे बात करके मज़ा आता। थैंक यू, प्लेजर। शुक्रिया सर। अभी जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त देश की सबसे बड़ी पंचायत में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है।
22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित दुर्दांत आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो पहले कुछ फैसले लिए उसमें से एक था सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को हमने नलीफाई किया। आपने इसी किताब में अपने वर्ल्ड बैंक के दौरान जो आपका 3 साल का टेन्योर रहा 14 से लेकर के 17 तक का, उस दौरान आपने एक पूरी लंबी घटना लिखी है कि कैसे जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे वो आपके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने कहा सेव अस। ये पूरी हम जरा घटना जानना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्लॉट कैसे खोया और पाकिस्तान और भारत के बीच में आर्बिट्रेशन का क्या मामला था, वर्ल्ड बैंक में कैसे प्ले आउट हो रहा था ये, और जयशंकर ने आपसे कैसे मदद मांगी। दीपक, ये समझिए कि पार्ट 1 है जो अभी हुआ जी। हमारे यहाँ 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं कश्मीर में काफ़ी समय से बन रहे थे, किशनगंगा और रातले। किशनगंगा काफ़ी तैयारी पे आ गया था, कंप्लीट होने की स्थिति में आ रहा था, रातले शुरू ही हुआ था। ये जो समझौता हमारे बीच में है 1960 में वर्ल्ड बैंक की सानिध्य में ये शुरू किया गया था। उसमें 3 नदियाँ का पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, 3 नदियों का पानी हमारे पास रहता है, और जो 3 नदियाँ पाकिस्तान की तरफ जाती हैं उसमें भी हमें कुछ अधिकार हैं कि भाई हम उसमें पानी को रोकने के बजाय हम पावर बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजप्टिव यूज़ नहीं कर सकते। तो अब धीरे धीरे कई साल होने के बाद आप जब नए तरीके से प्लांट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा रोक सकते हैं पानी को। स्टोर तो कर सकते हैं, बाद में चला जाएगा, कंजम्पटिव यूज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर जब ये किशनगंगा के बारे में पाकिस्तान ने डिस्प्यूट शुरू किया कि भाई ये जो भारत बना रहा है वो इसका वायलेशन है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका एक वायलेशन है और इसको रोके जाना चाहिए। अब वो विवाद बनने लगा। फिर ट्रीटी में प्रावधान है कि भाई किस तरह से अगर विवाद बनते हैं, 3 तरह की कैटेगरीज, उन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह के विवाद जो हैं उसको सुलटाने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट होती है, और जो बड़े डिस्प्यूट हैं उनको सुलटाने के लिए आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का गठन होता है। पाकिस्तान चाहता था कि भाई इसमें आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बने, इंडिया नहीं चाहता था कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल बने। हमको क्या नुकसान होता अगर आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में ये नुकसान रहता है कि इसमें आपने नॉमिनेट किए वो रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, ऐसे पाकिस्तान ने भी नॉमिनेट किए हुए हैं, तो डेडलॉक बन जाता। 3 जो हैं, तीनों जो हैं वो न्यूट्रल हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हो सकता है ये निर्णय हमारे हक में ना जाए, ऐसा एक्चुअली पहले एक दूसरी ट्राइब्यूनल में कुछ हद तक हुआ था, तो आप वो नहीं चाहते। जबकि न्यूट्रल एक्सपर्ट वो है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ट्रीटी के और उन डिस्प्यूट्स के बारे में उसका जुरिसडिक्शन नहीं था। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई अगर आप न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ चले जाएं तो जो भारत चाह रहा था वो हो जाएगा, पाकिस्तान चाहता था वो नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये और ये उस समय काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया था 2016 में। उस समय भी हमने अगर आप उस समय का अखबार वगैरह देखें तो उस समय भी हम ये थ्रेट दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान को कि हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को हटा सकते हैं, एबियंस में डाल सकते हैं। लेकिन उस समय मेन फिर इशू ये हुआ कि भाई ये ट्राइब्यूनल नहीं बननी चाहिए। अच्छा। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो MEA के पास में है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट MEA है, विदेश मंत्रालय है। और उस पर डैम बनाना, चलाना, ये करना, वो पानी का मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज के पास है। और वर्ल्ड बैंक जो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन, वो हमारा जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उनके पास है। तो हमारे यहाँ एक तरह से 3 जगह बटी हुई हैं। मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था इंडिया का, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। वर्ल्ड बैंक हमारे साथ काम करता था उस हिसाब से। MEA को इंडस वाटर ट्रीटी देखनी है। तो अब शुरू में MEA को ये लगा कि वो इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो खुद ही अगर हैंडल करें तो वो जो चाहते हैं
ट्राइब्यूनल ना बने वो उनको हासिल हो जाएगा। तो मुझे ये कहा गया कि भाई आप इस मामले में मत पड़िए, आप वहाँ पे हैं, वर्ल्ड बैंक से ये चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसमें थोड़ा साइड का ही रोल रखिए। ये MEA के जो लोग हैं, और MEA के वहाँ पे हमारा अमेरिका में एम्बेसडर भी है, वहाँ पे एक डिप्टी चीफ भी है, ये लोग इसको डील कर रहे हैं। ऐसे ठीक है, फेयर इनफ, आप डील कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि जो एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक का, उस इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से लोग सोचते हैं, देखते हैं, उसका आपको MEA में पूरा अंदाज़ा नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1.5-2 महीने में MEA वर्चुअली ऐसी स्थिति में आ गए थे हमारा देश कि उसमें क्या होता है, लास्ट में उसका चेयरमैन ट्राइब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट है उसका अधिकार वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को दिया। जिम किम साहब। तो जिम किम उस समय वर्ल्ड बैंक के मैं आऊँगा, लिटिल मोर रिस्पेक्ट पर भी बात करूँगा, पर फिलहाल ये किस्सा पूरा कर लेते हैं। तो वो उनको अपॉइंटमेंट करना था। मैरी लेरॉय वहाँ पे एक लीगल काउंसिल थी, वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट को हेड करती थी। तो स्थिति वो आ गई थी जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव अपनी फाइल पे बना के भेजा कि इस व्यक्ति को ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बना दिया जाए, और अगर वो आदेश हो जाता तो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो जाती। ठीक है। अब 2-1 महीने के प्रयास के बाद जब ये नहीं हुआ, तब जयशंकर जी जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे मुझे मिले। वो मेरे कमरे में तो नहीं आए जैसे आप उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पे हम लोग मिले वहाँ पे वॉशिंगटन DC में, और तब उन्होंने मुझे ये कहा कि सुभाष तुम इसको अब संभालो, इसको हैंडल करो, बिकॉज उनको लग रहा था कि भाई MEA रुकवा नहीं पा रही है ट्राइब्यूनल का बनाना। तब उस स्टेज पे जब उन्होंने, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ये काम अपने देश का काम है, ये काम करना है, और ट्राइब्यूनल नहीं बनेगी इसको मैं कोशिश करता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दे दी, तब मैंने उस जिम किम के साथ, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ मीटिंग के लिए कहा। मुझे मीटिंग का, जहां गोपाल बागले को नहीं ले गए, मीटिंग का समय भी मिल गया। लेकिन MEA का एक कुछ ये जैसे काम करने का तरीका समझिए, तो जब मुझे जिम किम के साथ मीटिंग का तय हो गया, तब जयशंकर जी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं गोपाल बागले को भेज रहा हूँ। तो मुझे गोपाल बागले उस समय यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज हुआ करते थे पाकिस्तान के। तो क्या तुम्हारी मदद करने के लिए? तो मैंने कहा ठीक है, भेज दीजिए। अब वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के 20 घंटे की सीधे पहुँच जाते हैं वहाँ पे गोपाल बागले, और आके मुझे कहते हैं कि ये देखिए मैं पूरी ब्रीफ लिख के लेके आ गया हूँ, और इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ चलूँगा। वो मुझे नागवार गुजरा। आई सेड कि भाई ये ठीक नहीं है, अब आपने अगर मुझे ये जिम्मेवारी दी है तो मुझे इस काम को करने दीजिए। आप तो अभी तक करे आ रहे थे। मुझे ये डर था कि ये गोपाल अगर मीटिंग में मेरे साथ जाएंगे तो ये फिर वही MEA की तरफ से कई सारी चीज़ें कहने लग जाएंगे, और उससे फिर जिस तरह से मैं पकड़ना चाहता था जिम किम को, वो सब नहीं हो पाएगा। तो आई टोल्ड हिम फ्रैंकली, आई सेड कि नहीं भाई देखिए गोपाल, तुम्हें मुझे ये कहा गया था कि तुम मेरी मदद के लिए आओगे, मैं मीटिंग में ले जाने की मदद नहीं चाहिए मुझे। तो अगर तुम्हें कुछ भी कहना है, जो भी कहना है वो मुझे दे दीजिए, कोई कागज़ हो तो वो भी दे दीजिए, बट मीटिंग में तो मैं अकेले जाके ही मैं जिम किम से बात करूँगा, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। ही वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी कि मैं आया इसलिए हूँ, बट आई सेड ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल, ये होगा नहीं। तो उसको फिर मैं अपने कमरे में ही छोड़ के मैं मीटिंग में गया। फॉर्चुनेटली जैसे स्थिति बनी, जिम किम तैयार हुए कि भाई ठीक है, इसको 1 महीने 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर देता हूँ मैं अपना निर्णय। और एक कोई पुराने अमेरिका के ED हुआ करते थे वहाँ वर्ल्ड बैंक में, सोलोमन का नाम था, यान सोलोमन, कि उनमें से उसको मैं इस पूरे मामले की एक बार मुझे देख के रिपोर्ट देने के लिए कहता हूँ। तो वो जो एक तरह से ब्रिंक से आप वापस लेने वाला मसला होता है, उस दिन वो रुक गया। और उसके बाद मैंने जयशंकर जी को बताया। जयशंकर जी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इस तरह से ये सब कर दिया। थॉट कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। और उसके बाद देखिए 4 साल तक वो मामला अटका रहा, उसमें वो ट्राइब्यूनल नहीं बनी। बाद में जाके 2022 में वो ट्राइब्यूनल बनी है, और वो अभी हमारे ख़िलाफ़ एक तरह से फ़ैसले दे रही हैं।
सो दिस वाज द मैटर। अब मेरा अपना मान्यता ये है कि देखिए, जो देश के हमारे सब इंस्टीट्यूशन से हैं, चाहे वाटर रिसोर्सेज हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या एमई हो, किसी को भी ये नहीं करके चलना चाहिए कि वही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ को, जो भी हमारा इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जो उस चीज़ को, उस मौके को पे देश के हक़ में निर्णय करा सकता है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे इस बात का उज़्र नहीं था कि भाई वो अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन नहीं कर पाए। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। तो उस समय वो सब बच गया। ये इंडस वाटर ट्रीटी को हमने वो निगेट भी नहीं किया, उसे वॉकआउट भी नहीं किया। अब हम करने की स्थिति में आ गए, हमने कह दिया। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये अभी कहना मुश्किल है। क्या गोपाल बागले को न ले जाने के कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको लगे बाद में कि हिसाब से थोड़ा नाराज़ हुए, कुछ कहा हो, किसी ने बात आई गई होगी? तो क्या मतलब है, मैं अपना काम कर रहा था, मुझे जिस तरह से काम करने के लिए। और जब अगर आपको आपके हक का निर्णय मिल ही जाए तो फिर उसके बाद तो फिर वैसे भी अगर फेल्योर हो जाती, अगर मैं जिम किम को तैयार नहीं कर पाता उस निर्णय को पोस्टपोन करने के लिए, तो शायद कि ये देखिए इसको नहीं लेके गए, अगर ले जाते तो शायद हमारे हक में हो जाती बात। ये जिम किम साहब को अब तैयार कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने तो अरुण जेटली साहब की शिकायत की थी, और मुझे आपकी किताब में ही 345 नंबर पर कोट था, मैं इसलिए नोट्स लेकर आया हूँ, कि आपने लिखा है कि अरुण जेटली हैड क्लियरली फॉर्म्ड हिज ओन ओपिनियन अबाउट द मैन एंड हाफ इन जस्ट आस्क मी टू गिव हिम अ लिटिल मोर रिस्पेक्ट। क्या मतलब पटरी नहीं बैठ रही थी शुरू में? क्या हुआ, क्या था? नहीं, वो जैसे देखिए, मेरा काम हिलरी क्लिंटन वाली गवर्नमेंट से ज़्यादा क्लोज थे ना। मेरे काम करने का तरीका ये है कि मैं साफ बोलता हूँ और बिना लाग लपेट के, बिना कोई डिप्लोमेटीज़ के साथ काम करता हूँ, वो मेरा तरीका ये है। तो जिम किम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, मीटिंग्स में वही अध्यक्षता करते थे। कई सारी मीटिंग्स में उनको शायद ऐसा एहसास हुआ कि जो मैं बिल्कुल साफ गोई से बात करता हूँ, उसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि शायद हिंदुस्तान उनको पसंद नहीं करता। He called you aggressive. मोदी जी उसके खिलाफ हैं, उसको पसंद नहीं करते, ऐसा उसको लगने लगा। तो फिर उन्होंने जब ये पेरू में एक मीटिंग हो रही थी, वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग, तो उन्होंने अरुण जेटली जी को, जो हमारे गवर्नर के बतौर वहाँ मीटिंग में जाते थे, उनको कंप्लेंट की भाई कि कुछ ऐसा तो नहीं है भाई इंडिया मेरे से नाराज़ है, ऐसा तो बात नहीं है। तो पूछा अरुण जेटली जी ने कि भाई क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बोले नहीं, आपके ईडी जो हैं वो बड़े एग्रेसिवली बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो अरुण जेटली जी समझ गए, उनको भी उनकी अपनी ओपिनियन भी थी जिम किम के बारे में कि भाई ये बहुत डेप्थ वाला बंदा नहीं है, सुपरफिशियल ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। देन ही टोल्ड मी, जब वो वापस वहाँ पे मेरे पास आए, स्माइलिंग एक तरह से कि भाई जिम किम तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दिया करो, दैट काइंड ऑफ थिंग। आपका जो सवाल कि भाई जिम किम को कैसे तैयार किया, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें थी। एक तो मुझे पूरी तरह से एहसास था कि जिम किम जो है वो इस निर्णय को लेने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आपने लिखा भी है कि जिम किम was on the horns of a dilemma. He did not want to annoy India and Prime Minister Modi, but the papers before him had left him with no option. Correct. So he was uncomfortable. अब ऐसी जब स्थिति हो कि कोई वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट को निर्णय करना है, he is clearly uncomfortable. बट उसके पास पेपर्स जो हैं, प्रपोज़ल जो है वो इतना साफ है कि उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको यही निर्णय लेना है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको थोड़ा सा एक तो ये मिले कि भाई उसको ये कुछ अश्योरेंस हो कि भाई नहीं, इंडिया उतना मेरे खिलाफ नहीं है, और दूसरा
कि अगर उसको इस बात का एहसास भी दिला दिया जाए कि अगर आप ये निर्णय करते हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे और जिसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आई एश्योर्ड हिम कि भाई हम आपके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हैं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आप आगे प्रेसिडेंट रहिए, इंडिया आपको वेलकम भी करता है काफ़ी, और जो भी हम साथ काम करेंगे साथ में एज आई यूज़ दिस वर्ड के आई सॉर्ट ऑफ इंस्टिल द फियर ऑफ गॉड इन हिम कि अगर आपने ये निर्णय कर दिया और अपॉइंट कर दिया तो फिर ये कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग कि हम इस ट्रीटी से बाहर निकल जाएंगे। और ट्रीटी से बाहर निकलने के बाद इसको दुनिया भर अगर कोई ब्लेम करेगी तो वो इसलिए करेगी कि आपने अपॉइंट कर दिया और ट्राइब्यूनल खड़ा कर दिया, राइट। सो आई थिंक उसकी जो अनईजीनेस, थोड़ी सी हॉर्न्स ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा काइंड ऑफ थिंग, उसको अगर यूज़ करने के बाद आई थिंक दैट, और फिर उसने डिसीजन क्या लिया? डिसीजन ये लिया कि भाई फ़िलहाल मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। दिस इज़ वाया मीडिया, दिस इज़ वाया मीडिया। आज मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ कि भाई 1-2 महीने बाद ले लूँगा। अपने आप को कमज़ोर भी नहीं दिखाया और हाँ, बात भी मान ली गई। तो एक बार, बट ऐसा इन चीज़ों में ये होता है कि अगर एक बार वो बला टल जाए, एक बार वो मोमेंट निकल जाए, तो फिर उसके बाद फिर आप बहुत समय थोड़ी सी कम हो जाती है। आपने वर्ल्ड बैंक का अपना दौर बताया, उसकी आपने एक उपलब्धि भी बताई, लेकिन वर्ल्ड बैंक में आप जाएं इसके लिए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तैयार नहीं थी। वो तो इनफैक्ट इस बात से गुस्सा भी हुई थी कि आपने राजीव महर्षि को इन्फॉर्म किया जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे, जो कि आपका प्रोटोकॉल भी बनता था, लेकिन मुख्यमंत्री इस सूचना के आलोक में नहीं थी कि आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है। तब जब आपको अगले दिन सिंगापुर जाना था, आपने एक पूरा चैप्टर भी डेडिकेट किया है कि आई डोंट वांट टू सी हिम इन द कैबिनेट टुडे। उसके बाद वसुंधरा राजे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की तकरार जिस तरह से रही, उसका भी आपने जिक्र किया है कि उनको बिना बताए ले लिया गया था शायद आपको। क्या वो पूरा दौर घट रहा था? आपकी वर्ल्ड बैंक में जानने की कहानी क्या है? दिल्ली और जयपुर के बीच क्या कुछ हुआ? देखिए दीपक, ये बड़ा सडन डेवलपमेंट था जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था। मैं यहाँ से 2013 दिसंबर में वसुंधरा जी जब दोबारा इलेक्शन जीत के आई, तो उनके कहने के बाद वापस वहाँ पे जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पद पे काम करना मैंने शुरू किया था। और मुझे बड़ा क्लियर एहसास था कि भाई ये 2013 है, अब मुझे 3-4 साल तो, अब 3 साल तो यहाँ कम से कम काम करना है। और मैं भी तैयार था और सिस्टम भी तैयार था। और मुझे प्लान ये था कि भाई मेरा रिटायरमेंट तो होगा 2020 में, तो तकरीबन 16-17 के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मुझे दिल्ली भारत सरकार जाने दिया जाए वापस। तो वो एक तरह से बिल्कुल सेटल्ड सा सिस्टम बन गया था और हम लोग बड़े उत्साह के साथ, राजीव महर्षि चीफ सेक्रेटरी आ गए थे और बड़े उत्साह के साथ आप दोनों को दिल्ली से बुलाया गया था? दोनों को उसी समय गए थे, साथ ही गए थे लिटरली, कि अब ये इस गवर्नमेंट में, और वो भामाशाह और बहुत सारे हम लोग इतने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने शुरू कर दिए थे, और जो कि पिछली गवर्नमेंट में भी कोशिश की गई थी। हाँ, लेकिन उस समय फिर डिलीवर किया। और मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि उस समय राजस्थान सरकार की जो गवर्नेंस थी और जो पूरे देश में उसका एक तरह से एहसास हो रहा था कि भाई देखिए, कोई अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट, वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट राजस्थान में काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें अगर अब समय हुआ तो अपन बात करेंगे, भामाशाह, लेबर रिफॉर्म्स और बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ शुरू किए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कई सारी चीज़ें। तो सडनली ये आई थिंक सितंबर का महीना था 2014 में, सडनली मेरे पास इनका फ़ोन आया, पीके मिश्रा जी का, जो प्राइम मिनिस्टर के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने, बाद में अभी हैं, अभी भी, हाँ, अभी हैं मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नपेंद्र मिश्रा जी के बाद वो बने। हाँ, उस समय वो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे कि सुभाष तुम दिल्ली आ सकते हो क्या शाम को। अब जैसे आउट ऑफ द ब्लू, कोई किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं कल आ जाऊँ आपसे मिल लूँ, क्योंकि अपनी फ्लाइट भी थी सिंगापुर की। क्यों, मुझे दूसरे दिन एक डेलीगेशन के साथ दिल्ली से सिंगापुर जाना था। तो उन्होंने कहा नहीं आज ही आइए। तो फिर अब जब
प्रिंसिपल आई सर क्यों क्या मसला है? बोले नहीं हम कुछ बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो राजीव महर्षि को बता के वसुंधरा राजे अपने धौलपुर में किले में थी, तो उन तक पहुंचना भी नहीं, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ। मुझे कोई अच्छा, वो ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं था? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि किस चीज़ के लिए है, और इट्स गुड इनफ चीफ सेक्रेटरी को बता के जाना तो कोई असामान्य नहीं, सामान्य तो ऐसे ही होता है, चीफ मिनिस्टर को भी बता के जाते हैं नॉर्मली। चीफ सेक्रेटरी इज़ गुड इनफ, और चीफ सेक्रेटरी बता दें अगर बताने के लिए कोई ज़रूरत हो तो अब वहाँ पहुँच गए। फिर जब डिस्कशन में शाम को थोड़ी देर में ये आने लगा कि वर्ल्ड बैंक में एक ईडी की पोजीशन है, उसके लिए भी तुम्हारा मेरा कंसिडरेशन हो रहा है, वो 3-4 और लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने उनको वहाँ पे भी कहा, साफ कहा कि देखिए आप अगर मेरे बारे में विचार कर रहे हैं तो मेरा जाना तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, ना तो मुख्यमंत्री मुझे अलाउ करेंगे जाने के लिए, और ना ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि हम सब ये काम छोड़ के जाएं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से तो ईडी की पोजीशन अगर मुझे लगती है तो मुझे बहुत बेहतर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली या जैसी स्थिति उसमें इसके 0% चांस है। खैर ये सब बात हो गई, चले गए। मैं वापस चला गया उसी दिन, फिर जयपुर दूसरे दिन सुबह, और वहाँ अपना काम वाम निपटा के दूसरे दिन शाम को हम वापस आ गए, सिंगापुर चले गए। वहाँ सिंगापुर में मुझे फ़ोन आता है इन्हीं का ही, पीके मिश्रा जी का, कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, और तुम वहाँ जा, तुम्हारी पोस्टिंग हो के ऑर्डर्स आज निकल जाएंगे। दिस इज़ ए कम्प्लीटली ट्रूथफुल अकाउंट। डेडलाइन से सिर्फ एक दिन पहले आपका नाम? अब उसमें वो सब तो बाद में पता लगा ना, उससे पहले नहीं पता था कि भाई वर्ल्ड बैंक में एक इलेक्शन साइकिल होती है 31 दिसंबर तक, जो एग्जिस्टिंग टर्म ख़त्म होता है, 1 नवंबर से नया शुरू होता है। वो 45 दिन की इलेक्शन साइकिल है। उस इलेक्शन साइकिल में उसके हिसाब से उनको 11 तारीख, उस समय 11 या 12 सितंबर तक इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन भेजना है। नॉमिनेशन ना भेजें तो वो पोस्ट फिर इंडिया को नहीं मिलेगी, कोई दूसरा उस पे बांग्लादेश या किसी और से चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसलिए वो सारी हरी में काम कर रहे हैं कि 11 की डेडलाइन को, 9 तारीख को फ़ोन आता है, 11 को तक करना है, बाद में पता लगा ये सब। तो ये इसके कारण से ये सब मारा मारी एक जल्दी जो हुई वो इसलिए हुई। अब हम लोग वहाँ चले गए। अब इधर से पीछे जिसके मुझे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ही है, आने के बाद ही पता लगा बाद में कि इस अपॉइंटमेंट को, प्राइम मिनिस्टर के और भारत सरकार के इस निर्णय को वसुंधरा जी ने इसको काफ़ी अन्यथा लिया। उनको या तो कुछ लोगों ने फीड किया या उनको शक हुआ कि भाई जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्यों उनको लगा कि वर्ल्ड बैंक में ईडी की पोस्टिंग ऐसे तो मिल नहीं सकती, 1-2 दिन में का तो मामला होना नहीं चाहिए, और ये कि बिल्कुल ही गलत विचार हो ऐसा संभव ही नहीं है। इट कैन कम टू एनीवन। कर रहे थे पहले से। एग्जैक्टली, उनको शायद ये लगा हो, और मेरे को बिना बताए सब कुछ हो रहा था। तो आई थिंक शी डेवलप्ड, नंबर 1 तो उनका पहला सेंस रिएक्शन तो ये आया कि मैं नहीं जाने दूंगी। राइट। चीफ सेक्रेटरी को कहा कि चिट्ठी लिख दीजिए भारत सरकार को कि नहीं हम रिलीव नहीं करेंगे इनको। फिर उनको किसी ने बताया हुआ भैया दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, आप उनको डिफाई नहीं कर सकती, और उन्होंने अगर ये सिलेक्शन कर लिया है तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो फिर दूसरा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन तय हुआ कि शायद वो जो नज़ला उधर नहीं गिर सकता तो मेरे पर गिरना शुरू हुआ। कैसे गिरा वो नज़ला? तो वो नज़ला उसका फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इसका शक्ल ही नहीं देखना चाहती अब। तो वो मीटिंग उस दिन कैबिनेट की थी जब हम लौटे वापस, और वहाँ का परंपरा है कि भाई मीटिंग में फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बैठते हैं, उनको अधिकार है हर मामले में बोलने का, बताने का, ध्यान दिलाने का। तो मैं जाके अपनी जगह जो वहाँ पे होती है कैबिनेट मीटिंग में बैठ गया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, बट वसुंधरा जी ने आए नहीं। सो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर
कुछ देर बाद महर्षि आए, वो बाहर थे कि भाई तुम थोड़ी देर बाहर आ जाओ। फिर मुझे वहाँ पे वो जो उनके सेक्रेटरी तब तन्मय के कमरे में बैठा के, तब तक मुझे कुछ अंदाज़ा लगने लगा। उस दिन एक हमारा मेजर एक आइटम भी था इन्वेस्टमेंट प्रमोशन वाली पॉलिसी का, तो मैंने कहा ये बोले नहीं वो और कोई कर लेगा। फिर इस पूरी प्रोसेस में 1-1.5 घंटे निकले और फिर एक आदेश निकलता है उस दिन, दूसरे एक बंदे का अपॉइंटमेंट होता है मेरी जगह और मुझे रिलीव करने का। उसके बाद वसुंधरा जी जो हैं वो मीटिंग में आती हैं, एंड दैट इज़ हाउ ये टाइटल के भाई आई डोंट वांट टू सी हिज फेस इन द कैबिनेट टुडे। और उसके बाद भी आप उनका कभी चेहरा नहीं देख पाए, कभी मुलाकात हुई नहीं? उसके बाद कोई मौका नहीं पड़ा। नहीं, आपने कर्टसी मीट तो मांगी थी एक बार? ये ऑफ कोर्स मैंने ये पहली बार तो मैंने उनको रिक्वेस्ट, जिस समय मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई वो कितनी खफा हैं या कितना उनको विरोध है, तो मैं जब कैबिनेट की मीटिंग के लिए अपने घर से निकला जाने के लिए, तो रास्ते में मैंने मैसेज किया बिलीविंग कि भाई मैं तो जा ही रहा हूँ, तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं और मेरी पत्नी कर्टसी के बतौर मुख्यमंत्री साहिबा से मिलेंगे और उसके लिए कोई समय तय नियत करा दीजिए। तो उसका वो आया नहीं, मैं 2-3 दिन बाद भी नहीं आया। फिर मैंने एक और रिमाइंडर भेजा उसको मैंने कहा भाई देखिए आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट अगेन, अगर सीएम मिलना चाहें तो आई एम अवेलेबल अप टू दिस डेट, इस तारीख तक मैं उपलब्ध हूँ, फिर मैं दिल्ली चला जाऊँगा। फिर भी नहीं आया, तो वो मीटिंग हुई नहीं, मुलाकात हुई नहीं, उसके बाद कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, राजस्थान के आपने टेन्योर के बारे में खूब तरीके से बताया। आईएएस की नौकरी के बारे में, जैसे मिडिल क्लास के बच्चों को जिस तरह फीड किया जाता है कि आप ये कर लीजिए आपका जीवन और आपकी पुश्तें तर जाएंगी टाइप की बातें कही जाती हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ जब मैं आपकी किताब के पन्ने से पलट रहा था कि आपको आईएएस बने, आप 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। करेक्ट। तकरीबन 1 दशक लगभग हो चला था, उसके बावजूद यू एंड योर फैमिली वर होमलेस। आप बेघर थे क्योंकि कभी वो ट्रांसफ़र का इशू था, आप चीफ सेक्रेटरी के पास गए कि साहब बंगला दे दीजिए या कोई घर दे दीजिए, इतनी आपकी सैलरी नहीं थी, आपने किताब में लिखा है कि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट ले सकें। क्या कुछ था, कैसे हुआ ये पूरा, और कोई आपके लिए मदद के लिए नहीं आया? ये देखिए कुछ तो संयोग बन जाते हैं कई बार, लेकिन जो आपने बात शुरू की थी कि भाई जो आईएएस में बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपेयर करते हैं और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई जैसे इसमें नौकरी एक बार इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आप और आपकी पुश्तें आपको मिल गया, मतलब यू हैव अराइव्ड और आपकी जीवन सफल हो गया इस किस्म का। आई थिंक ये बड़ी, खैर वो जीवन सफल का स्कैम तो 10th क्लास से शुरू हो जाता है सर। लेकिन ये मैं आप चूँकि इस बात पे अभी मौका मिला है तो आई मस्ट से कि ये एक बड़ी गलत धारणा है। ये उस बात को, 2 चीज़ें मुझे इस चीज़ इंगित करती हैं। एक तो जो ये एस्पिरेंट्स हैं इनको पूरा अंदाज़ा नहीं होता कि भाई ये 36-35 साल की सर्विस में क्या क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को दिखता है कि डीएम का या कलेक्टर की पोस्ट, उसमें देखिए बड़ा बड़ा बंगला है, गाड़ी है, और वो 2-3 रील आजकल वायरल हो रही हैं। हाँ, में और करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि भाई यही जैसे सिंघम, ऐसा कोई ग्लैमर, ऐसी कि पता नहीं राजा, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मुझे पूरा गाना याद है वो क्या लगाते हैं रील पर। बहरहाल सो वो, बट दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट द होल ऑफ लाइफ। पूरी ज़िंदगी उसमें नहीं है। लॉट ऑफ ग्राइंड पूरी, जिसमें आप सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, और भी इवन बतौर डीएम या एडीएम या दूसरी उन जगह पे भी आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है इनमें, और अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश करें तो आपके चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इसको ग्लैमर या एक कोई उस किस्म के साथ नहीं लेना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से भी ये एक रिक्वेस्ट है। इट्स ए कैरियर, आप इसको एक कैरियर के बतौर लीजिए।
ना कि एक कोई लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ चीज़ बनाने के। अब आपका जो सवाल इसमें, तो अब ऐसी स्थिति भी बन जाती है। देखिए, मेरी पोस्टिंग उन्होंने अजमेर कर दी। कौन से साल की बात होगी ये 1993 की बात है। कि लगभग एक 10 साल आपको हो गए, एक दशक हो गया। मैं कलेक्टर से, और माने ये कोइंसिडेंसी है कि अब वो कलेक्टर के बतौर, तो वहाँ पे अगर आप कभी राजसमंद गए हो तो वहाँ नौचौकी है। नौचौकी पे एक जो डाक बंगलो था बहुत बड़ा, उसको कलेक्टर के घर में कन्वर्ट कर दिया था। उसके सामने पूरी नौचौकी का बेस है और बगल में वो लेक है। आइडलिक घर है, मतलब जैसे आप को कई बार वहाँ फिल्मों में फिल्मों टाइप का भी वहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती थी। इनफैक्ट जिस दिन मैं पहली बार चार्ज लेने अपने परिवार के साथ बैठ गया वहाँ पे, तो उस बंगलो, डाक बंगलो या कलेक्टर का घर, जो भी कहना चाहे कहिए, ये धर्मेंद्र वगैरह 2-3 लोग वहाँ बैठे हुए थे अंदर कि वो किसी शूटिंग वूटिंग के लिए आए होंगे। तो ऐसे घर में हम लोग रहते थे। तो आपकी बातचीत हुई थी धर्मेंद्र से उस समय थोड़ा सा? हाँ, हेलो हुआ बस। अच्छा, हेलो, फिर उन्होंने कहा वे सॉरी आप नहीं थे इसलिए हम रुक गए, और फिर वो निकल गए। सो दैट्स ऑल। उसमें हम लोग तो अपने परिवार के साथ पहुँचे ही थे। सो बट द पॉइंट आई एम सेइंग कि इस किस्म का घर था। और दूसरे दिन मतलब जब वो पोस्टिंग मेरी अजमेर हो गई, तो वहाँ अजमेर हम अपना चार्ज लेने के लिए पहुँचे। तो वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि अजमेर में सरकारी घर के अलॉटमेंट के ऊपर कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। वहाँ कोई विवाद होगा किसी के बारे में, तो उसमें ये था कि भाई कोई अलॉटमेंट नहीं हो सकता। अब इसका मायना ये था कि भाई हम लोगों को अजमेर में घर नहीं मिलेगा, तो आप होमलेस हो जाएंगे। अब अजमेर में घर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि ये आईजी रजिस्ट्रेशन का स्टाम्प का जो काम है वो तो पूरे राज्य में था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा आप इसका या तो टेम्पररी हेडक्वार्टर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके भी बहुत सारे अफसर वहाँ पे जयपुर किसी तरह से व्यवस्था बना लेते हैं। अब तो यहाँ पे आप रेसिडेंट कमिश्नर्स के रूप में कई चीफ सेक्रेटरीज़ यहाँ पे दिल्ली में व्यवस्था बना लेते हैं। तो मैंने कहा तब तक जब तक वहाँ पे स्टे है तो आप मुझे यहाँ जयपुर में कोई घर अलॉट कर दीजिए, कोई सा भी घर अलॉट कर दीजिए। तो उन्होंने घर नहीं करेंगे। तो एक तरह से होमलेस हो गए। और ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़ा कि भाई मेरी पत्नी और बच्चों को मैंने अपने ससुराल वहाँ बड़ौदा भेजा। मैंने कहा भाई तब 3-4 महीने आप वहाँ रहिए, हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं जयपुर में जल्दी से कुछ, और तब तक मैं गेस्ट हाउसेस वगैरह में। तो एकदम एक महल किस्म के घर से राजसमंद से सड़क पे आप आ सकते हैं, ये भी हकीकत है IAS की। पर चीफ सेक्रेटरी ने आपकी मदद नहीं की उसके बाद? आपने कभी इस कोई बात नहीं, उनके वो कई चीफ सेक्रेटरी हैं जो नियमबद्ध हैं, अब नियम के हिसाब से वो नहीं दे सकते थे। अच्छा, तो उसमें मुझे कोई गिला नहीं है। जैसे आपकी किताब में बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा। एक तरफ कमलनाथ हैं, आपने अपनी किताब में लिखा है कि वो 5% का कोटा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो उसको बड़ा करते गए न्यू मोती बाग में अलॉटमेंट में। एक तरफ चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो नियम के इतने पके हुए हैं कि साहब किसी को ये हकीकत है। आप बहुत कई सारे ऑफिसर्स हैं बिल्कुल रूल बाउंड होते हैं, वो लकीर के फ़कीर रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि सही चीज़ क्या है, परिस्थिति क्या है, कंपैशनेट बिहेवियर क्या है, नहीं करते। कई ऐसे हैं जो उस कानून को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके उसका जो ऑब्जेक्टिव उसको कैसे हासिल किया जाए, तो पूरी सुविधा के लिए, अपने परिजनों की सुविधा के लिए। बट जो फ़र्क है और जो आप इस किताब में देखेंगे कि आप जो ये एबिलिटी टू टेक डिसीशंस बियॉन्ड द रूल्स, माने रूल्स को वो एक तरह से वॉयलेट भी करके आप निर्णय लें, वो आप निर्णय एक अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कर सकते हैं और एक आप पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये वॉयलेशंस कर लेते हैं, कमलनाथ जी जैसे। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप ऐसे रिस्की डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो मेरे ख्याल में एक रियल मादा है। और मुझे अपने अनुभव के हिसाब से मुझे कभी हिचक नहीं हुई कि अगर
पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा निर्णय करना पड़ा तो कर लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट की बात करनी है, हमने साल 93 की बात की, 1993 की। 1994 का साल जब प्राइम मिनिस्टर को आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी जगन्नाथ द्वारा, उसी राजसमंद के इलाके की। क्या था ये पूरा प्रकरण? क्योंकि बहुत ही तो रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए थे, ऊपर से फिर आपको सबको नेगोशिएट भी करना था, तो ये पूरा प्रकरण जरा बताएं, घटना क्या थी? इसमें दीपक मेरा अपना रोल ज़्यादा नहीं था। ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है या जो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो उस पे एक कमेंट है। ये एक तरह से उसकी रेलेवेंस उस तरफ से ज़्यादा आती है। अब हुआ ये कि धनिकलाल मंडल जी जो हरियाणा में राज्यपाल थे, उनको राजस्थान का चार्ज दिया और तो उन्होंने ये डिज़ायर एक्सप्रेस की होगी कि भाई मुझे नाथद्वारा के दर्शन करने हैं, ठीक है। तो वो नाथद्वारा दर्शन करने के लिए पहुंच गए वाया उदयपुर। अब ये हमारे समाज की कमजोरी है मेरे ख्याल से कि वहाँ के जो पंडे और जो दूसरे और लोग थे, वो किसी तरह से चाहते थे कि इनको हम दर्शन ना कराएं। वो शायद मेरे ख्याल से शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जाति के आधार पे और नाथद्वारा में पहले कुछ साल पहले बड़ा जबरन तरीके से दलित प्रवेश कराया गया था। सो नाथद्वारा हैड ए हिस्ट्री। काफ़ी मेहनत करके माथुर साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे उस समय राजस्थान में, वहाँ पे प्रवेश कराया गया उनके विरोध के बाद। तो वो जब सरकार चाहती है तो हो गया प्रवेश, लेकिन मन तो नहीं बदले शायद। तो जब धनिकलाल मंडल पहुँचे तो वहाँ पे नाथद्वारा के टेम्पल की एक विशेष खास बात है। इसकी बड़ी श्रद्धा है लोगों के पास, लेकिन उनके विशेष नियम भी हैं। वहाँ सुबह से शाम को 5-6 बजे तक 8 बार दर्शन खुलते हैं, 7-8 बार, और छोटे छोटे से कोई 10 मिनट के लिए, कोई 15 मिनट के लिए, कोई 20 मिनट के, इस तरह से दर्शन होते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। तो एक राजभोग का दर्शन होता है 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उस दर्शन के हिसाब से हम उनको लेके वहाँ पहुँच गए थे। कमिश्नर भी थे उदयपुर के, DIG भी उदयपुर के थे, मीना जी, जो बाद में भी यहाँ एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी रहे, मिनिस्टर स्टेट। और वहाँ पे तरीका ये है कि भाई अब थोड़ी देर में दर्शन खुलेंगे तो उसके पास में एक छत है, उस पे ले जाके हम खड़े कर देते हैं सब VIP को, और जैसे ही दर्शन खुलता है तो पीछे से वो एंट्री उनकी करा देते हैं, वो दर्शन कर लेते हैं, निकल जाते हैं, फिर बाकी लोग दर्शन करते हैं। अब वो टाइम हुआ जो नॉर्मल था। अच्छा, वो वहाँ पे नॉर्मल टाइम कोई फिक्स नहीं है कि भाई 11:25 का भी हो। अब उनके कई सारे कैलकुलेशंस हैं, उसके हिसाब से कभी 5 मिनट पहले भी खुल जाता है, कभी 5 मिनट बाद में भी खुलता है, कभी 10 मिनट बाद भी खुल जाता है। तो 10 मिनट हो गए, दर्शन के लिए दरवाजे नहीं खुले और राज्यपाल वेट कर रहे हैं, और फिर और 5-7 मिनट हो गए, और पूरा प्रोटोकॉल के साथ, और पूरा प्रोटोकॉल सब कुछ, जो खड़े में राज्यपाल जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम सब भी वेट कर रहे हैं। एंड निश्चित रूप से मैं जिला कलेक्टर बतौर मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही थी कि भाई क्या हो रहा। तो मैं इधर उधर देखने लगा, तो वहाँ पे फिर वो एक ऑफिसर ने आके मुझे कहा कि साहब लग रहा है कुछ बदमाशी पे उतरे हुए हैं लोग, कि दरवाज़ा नहीं खुल रहे हैं। तो मैंने कहा कि दरवाज़ा देखिए, नाथद्वारा की जो व्यवस्था है उसमें आप दरवाजे को बिल्कुल बंद तो नहीं रख सकते, बिकॉज आपका ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट दर्शन है। आप उसी पीरियड में, उसी विंडो में थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये थोड़ा और डिले होगा, लेकिन खोलना तो पड़ेगा, इनको खोल देंगे। बट 20-25 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद सडनली धनिकलाल मंडल जी, जो आई थिंक ही ऑल्सो बिकेम इम्पेशेंट, तो सडनली उन्होंने कुछ कहा। मैंने भी पूरी तरह से सुना नहीं कि क्या कहा, और वो फिर बड़बड़ाते से करके वो निकल गए कि फिर ठीक है, मुझे दर्शन नहीं करने, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो चले गए और वापस अपने उदयपुर होते हुए फिर जयपुर गए होंगे या फिर हरियाणा चले गए, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं। अब इसमें मेरी नज़र में तो जो पर्सन
जिसके साथ जाती हुई गलती हुई वो धनिकलाल मंडल थे। माने ही वॉज द पर्सन हु वॉज ए विक्टिम। बट नाथद्वारा के लोग, उन्होंने जो जाते समय कुछ कहा उसको पकड़ के उन्होंने कंप्लेंट्स बनाई, बहुत सारी शिकायतें कि इन्होंने नाथद्वारा श्रीनाथ जी की बेइज्जती कर दी। अब ये चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है, लेकिन तो उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट बना के इधर भेजी होंगी उधर भेजी होंगी, हमारे पास भी आए। चूँकि मुझे मालूम था कि इसमें अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है तो धनिकलाल मंडल के साथ हुआ है, तो हमने तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की। और जहाँ कैसे भी कोई किसी ने जवाब भी पूछा तो भी हमने कहा कि भाई इसमें उनकी कोई नहीं, इसमें तो थोड़ा सा नाथद्वारा के लोगों का ही, नाथद्वारा के जो मंदिर के लोग हैं उन्हीं का ही थोड़ा सा गलत रहा, जो भी रहा। सडनली करीब 3-4 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का प्रोग्राम आया कि वो आएंगे नाथद्वारा दर्शन करने के लिए। और वो आए, वहाँ JK फैक्ट्री में हेलीपैड में उतरे, उनको हमने रिसीव किया, ले गए, दर्शन किया, चले गए। अब ये मिस्ट्री थी कि भाई वो क्यों आए ऑल ऑफ अ सडन। तो नाथद्वारा वाले लोग तो खुशी मना रहे थे कि देखिए PM तक बात गई है, PM तक बात की और वो PM आके हमारे को खुश करके एक तरह से गए हैं, तो हमने अपनी बात हासिल कर ली। उनमें तो ये खुशी का माहौल था। और मुझे फिर ये कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई देखो, हमें तो बताया नहीं ऑफिशियली कारण, बट ये धनिकलाल मंडल जी ने जो कहा उसके लिए माफ़ी मांगने आए। अच्छा, ताकि विवाद ज़्यादा बढ़ा, ताकि विवाद खत्म हो। ये लेकिन एक विवाद तो नरसिम्हा राव ने समेटने की कोशिश की। विवादों से आपका भी खूब अच्छा रिश्ता रहा है, बिल्कुल रहा है 30 साल के करियर में। हम राजस्थान पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपकी पुरानी किताब से भी थी और इस नई किताब में भी उसके कई जगह पर ट्रेसेस मिले। अगर पूरी क्रोनोलॉजी हम बनाएं तो जो PK मिश्रा साहब आपको बुलाते हैं दिल्ली, और प्रधानमंत्री मोदी की सहमति और उनकी अनुमति से ही आपको वर्ल्ड बैंक में बिल्कुल पोस्ट मिलती है। उसके बाद आपको वापस दिल्ली बुलाया जाता है और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर की आपसे मीटिंग हुई थी कि जब आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हैं जुलाई 2017 में। उसके बाद आप उस कमेटी में बाकायदा शामिल थे जो RBI गवर्नर नियुक्त करने वाली थी। इनफैक्ट आपकी किताब में आप लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि मैं RBI गवर्नर बनूं, इसलिए मुझे सरकार में ही रोका गया। उसके बाद ये रिश्तों में ऐसी कौन सी तलखियाँ आई कि आपको पावर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि नहीं रुक जाइए, लेकिन आपने कहा कि मैं VRS लूँगा ही लूँगा। इस पूरे दौर में ऐसा क्या घट रहा था? निर्मला सीतारमण वाली बात होगी, एक मीटिंग में तो इनफैक्ट उन्होंने ये भी आपसे कहा कि यू आर द पीयूष गोयल और अरुण जेटली फॉर मी, है ना, जब ये अप्रैल 2018 में ये कैश क्रंच आया था। सरकार से आपके संबंधों पर थोड़ा सा दर्शकों को आलोकित कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं पूछूंगा तो फिर ये किताब और मेरी नौकरी पर बात आएगी। आप बताएं इसको जरा। ये देखिए, मेरा जैसे मैं देखता हूँ, मुझे दूसरे साइड का बहुत अंदाज़ा नहीं होगा, बट जैसे मैं देखता हूँ उसमें नहीं, आप एक निरपेक्ष भाव से तो देखिए। हाँ, वही निरपेक्ष भाव से ही देख रहा हूँ। और जैसा मैं निरपेक्ष भाव से देखता हूँ, मुझे 2017 में मैं यहाँ पे आया था इकोनॉमिक अफेयर्स में, अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे और काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग 1.5-2 साल तक यहाँ पे काम करते रहे। बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई तो पीयूष गोयल भी, और वो सब ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट था मेरे काम करने की स्टाइल से भी, आउटपुट से भी, और जो हम कंट्रीब्यूशन करते थे पॉलिसी मेकिंग में, उस सब से। तो मेरा ये माने था कि कम से कम मार्च 2019 तक तो ऐसे कम ही इंस्टेंसेस थे जिसमें कोई ये अब आप पॉलिसी मेकिंग में इनमें बहुत सारे बड़े बड़े मसलों में तो कहीं एक आधे मामले में डिफरेंस ओपिनियन भी हो, वो ठीक है,
50 में तो पॉलिसी बनेगी तो ऐसे ही उसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। बट ऑन द होल मेरा ये मान्यता था कि भाई बड़ी अच्छी तरह से ये चल रही है और मैं अपना जो मुझे कंट्रीब्यूशन करना है वो मैं कर पा रहा हूँ। वो सब चीज़ें ठीक। और जैसे आपने अभी कहा कि दिसंबर 2018 में तो जब आरबीआई गवर्नर के लिए सिलेक्शन का निर्णय हो रहा था तो 3 पैनल कमेटी में आपके तो हाँ वो उन्होंने नाम भी भेजा था। बट सो पीएम का ये भी कहना था कि भाई नहीं बजट कौन बनाएगा, काम कौन करेगा यहाँ पे, तो इनको मत भेजिए। तो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये इन सबसे बनना चाहते थे? अब तो वक्त बीत गया है, गंगा जमुना बहुत पानी बह गया, आप बनना चाहते थे आरबीआई गवर्नर? नहीं, वो मैंने इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है। मुझसे पूछा उन्होंने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने, वो क्या हो। तो जब मैं उस कमेटी की बैठक में, तो मैं बतौर मेंबर सेक्रेटरी, डीएफएस का चार्ज मेरे पास था उस समय, तो फिर जब एक मेंबर ने मेरा नाम प्रपोज़ किया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर सुभाष तुम बाहर वेट करो, बिकॉज अगर आप मेंबर मैंने आपके नाम पे, हाँ आपके नाम पे कंसिडर, तो आप फिर इस मीटिंग में नहीं। बट जैसे मैं फिर निकलने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या तुम क्या चाहते हो, अगर तुम्हें ये ऑफ़र हो तो तुम्हें कोई दिक्कत है या स्वीकार करने में। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए मेरे अभी काफ़ी साल सर्विस के बचे भी हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो जिम्मेवाराना काम है। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस समय नहीं समझता कि उचित होगा कि मुझे वहाँ पोस्ट किया जाए गवर्नर के तौर पर। हाँ, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो फिर मुझे कोई नहीं, मैं आई डू द ड्यूटी। तो दैट इज़ व्हाट मेरी ओपिनियन के बारे में। तो टू कम बैक टू आपका जो सवाल है कि संबंध कैसे कि मार्च तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं, बट मार्च के बाद थोड़े से कुछ मामलों में, जैसे ये बैंक के कैपिटलाइजेशन के मामले में, इनको ज़्यादा पैसे से देने के मामले में, एक आधे वो मामले वो हुए। विजय राजे सिंधिया को वो उनके नाम पे कॉइन बनाना चाहते थे, वो रूल्स में नहीं आता था। मैंने क्या कौन ये थोड़ा किस्सा बताइए ना। ये इकोनॉमिक अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वो जो एक कमोमेरेटिव कॉइन्स बनाता है। अच्छा। किसी को भी कॉमेमोरेट करना है तो उसके रूल्स बने हुए हैं कि किसके नाम पे कॉइन बनाया जा सकता है और उसको सॉर्ट ऑफ जारी किया जा सकता है। तो सरकार देना चाहती थी उस समय विजय राजे सिंधिया के नाम से, पूर्व बॉस की माताजी, उनकी माताजी। बट वो बीजेपी की स्टालवर्ट अपने हक में वो स्टालवर्ट रही थी। बट नियम बड़े साफ थे। नियम ये कहते थे कि पॉलिटिशियन को नहीं के नाम पे नहीं बना सकते, कॉमेमोरेटिव कॉइन नहीं बना सकते। हाँ, क्योंकि ये जिस किसी ने भी ये नियम बनाए थे तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया होगा कि अगर पॉलिटिशियन के नाम पे, तो जैसे भारत रत्न और ये इतने सारे रत्न मिलने लग जाते हैं पॉलिटिशियन को, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स भी हर पॉलिटिशियन के नाम पे निकलने लग जाएगा। तो नियम में प्रावधान ये था कि नहीं बन सकता। आप साइंटिफिक, कल्चरल, ये वो लोगों को बनाए। स्टेप डाउन किया तो फाइल पे मैंने उसको, उस प्रस्ताव को जो पहले जो आया नियमानुसार आया था, तो उसमें मैंने भी अपनी राय दे दी थी कि नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वो अप्रूव कर दिया। लेकिन जब पॉलिटिकली कोई डिसीजन हुआ कि भाई नहीं ये करिए, तो फिर वो दोबारा फाइल बनी। अब वो दोबारा फाइल में वो नीचे से फिर उसमें आपत्ति हट गई। वो नीचे से आया कि इनको दे दिया जाए, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने भी जो भेजा दे दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में आई कांट बी अनट्रू टू माई सेल्फ। तो मैंने फिर लिखा उस फाइल पे कि ये नियम के खिलाफ है, इसको नहीं दिया जाना चाहिए। अब जैसे ये फाइल मैंने भेजी तो मुझे नृपेंद्र मिश्रा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई तुम क्या करते हो ये हमने बात करके विच वॉज क्लियर कि भाई नीचे भी कहला दिया होगा कि भाई फाइल ऐसी बना दीजिए। सो आई सेड देखिए मैंने तो नियमानुसार जो है लिख दिया।
उसमें अरुण जेटली जी ने ग्रेशियसली उन्होंने ओवर रूल किया मुझे और अपने कि भाई ये ठीक है, हमें एक एक्सेप्शन करके दे दिए, और उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। तो उसके बाद उनका कॉइन का सिलसिला शुरू हो गया, बाद में वो निकल भी गया कॉइन, राइट। सो ये हुआ, कुछ वो बैंक कैपिटल पे हुआ, कुछ और हुआ, एक विवाद सब बाद में भी बना था ये फिस्कल डेफिसिट को लेके, पीएमओ ज़्यादा चाहता था, तो कुछ तो इश्यूज बन गए थे। बट मुख्य रूप से जो हुआ वो निर्मला जी के आने के बाद उनको फॉर रीजंस जो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी, उनको किसी तरह से लगने लगा कि मैं उनको ठीक से ट्रीट नहीं करता, या मैं उनको वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इज़ नॉट सीन एज पर्सन जो हु इज़ टेकिंग डिसीशंस। ये एक बंदा है, उसमें वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई के साथ भी कुछ विवाद हुआ, इन सब चीज़ों को लग के तो उन्होंने ये निर्णय किया, उन्होंने ये मानस बना लिया कि भाई इनको यहाँ से हटाया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर के पास भी गई, और फिर जो मैंने वाक़या इसमें लिखा हुआ है, जो पीके मिश्रा जी ने मुझे बुलाया, बात की, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसी स्थिति बन गई है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ये है वो है। क्या पीके मिश्रा साहब ने क्या बोला, थोड़ा सा विस्तार से इसमें बात हो। लुब्बे निर्मला जी की शिकायत के बाद की बात है, के बाद जब उन्होंने ये कहा कि भाई पीएम को भी इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकती, समथिंग ऑफ दैट इफेक्ट, राइट। तो उन्होंने जो बात हुई मुझसे, उन्होंने कहा भाई तुम बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो, ये है वो है, लेकिन जो स्थिति बन गई है उस स्थिति में तुम्हारे को यहाँ से फाइनेंस मिनिस्ट्री से तबादला करना पड़ेगा। आई सेड फेयर है ना, मुझे क्या दिक्कत है, कोई भी पोस्ट सरकार में, मैं तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे तबादले हुए हैं जहाँ दूसरी जगह भेज दिया, तो उससे कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने फिर उनको ये कहा कि अब मेरा मानस ये बना हुआ है कि अब मैं सरकार से बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत साल सर्विस हो गई, सो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। कितने साल की सर्विस आपकी बची थी तब 2019 में? जिस समय ये बात हुई उस समय 1.25 साल की सर्विस बची थी, बस ज़्यादा नहीं थी। तो आई सेड मैं अब दूसरी जगह जाने के बजाय रिटायरमेंट लेके और अपना जो भी मुझे करना है वो इंटेलेक्चुअल काम है, जो भी करना मैं करूँगा। तो वो उनको थोड़ा शौक लगा, उन्होंने कहा नहीं यार ये बदनामी होगी, मैं पीएम से बात करता हूँ। सो उन्होंने बात की नहीं की वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिनों बाद 5-6 दिन बाद वो तबादले के आदेश आ गए। पावर मिनिस्ट्री कोई कमज़ोर मिनिस्ट्री नहीं है, पावर मिनिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी बाकी चीज़ देनी है, वो ये चीज़ कभी मुझे आर.के. मिश्रा थे तो मिनिस्टर उसके, आर.के. सिंह, ये आरा बिहार के पिछले साल चुनाव आ रहे हैं 2024 में। इन स्थितियों में दिस वाज ए कंप्लीटली वॉलंटरी डिसीजन। पीके मिश्रा जी ने तो मुझे ये भी कहा कि भाई सुभाष तुम कहाँ जाना चाहते हो, वहाँ चले जाओ, यू शुडंट फील बैड एट ऑल, किसी भी कमीशन में, किसी भी रेगुलेटरी चीज़ में, कहीं पे भी। इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते सिस्टम में। आपको एक जगह से बदलना है बिकॉज आपके मिनिस्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो निर्णय है वो कोई फोर्स डिसीजन नहीं था, कोई गुस्से में लिया हुआ डिसीजन नहीं था, ये बड़ा सोचा समझा वॉलंटरी स्वैच्छिक डिसीजन। नहीं, पर उसमें जानकारी ये भी कहते हैं, जब आपकी पुरानी किताबी ऑल्सो वीक पॉलिसी पर हमने बातचीत की थी, उसके बाद के रिव्यूज़ भी थे कि अगर आपका आउस्टर नहीं होता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो शायद आप 1.25 साल तक पूरा अपना टेन्योर पूरा करते। ऑफ कोर्स, अगर उसमें कुछ तो कारण था। नहीं तो यही कारण था ना कि भाई मुझे ये लगा, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पे काम करने का एक बड़ा फ़र्क ये है किसी भी दूसरी मिनिस्ट्री में काम करने में। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी वाइड कैनवेस पे काम करती है, ठीक है, बहुत बड़े वाइड कैनवेस पे काम करती है, पूरी सरकार के साथ काम करती है, सबको बजट देना है, पैसा देना है, राइट। तो जितना आप वाइडर व्यू ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में हासिल करते हैं वो आप एक पर्टिकुलर सेक्टोरल मिनिस्ट्री में नहीं करते, वहाँ आप उस एक सेक्टर में कन्फाइंड हो जाते हैं।
मुझे ये एहसास था कि भाई बहुत साल तक चाहे वर्ल्ड बैंक में काम किए हों, चाहे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम किए हों या स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह में काम करने के बाद, कि मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वो काफ़ी बड़ा है और मैं किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में काम करने के बजाय अगर मैं बाहर जाके, सरकार से बाहर जाके इतने ही वाइड कैनवस पे काम करूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय एक स्मॉलर कैनवस के। अब आप इन रेट्रोस्पेक्ट तो आप ये पाते हैं कि हाँ ये अब ये किताबें आ रही हैं, हम बड़े आनंद से रह रहे हैं। जी, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और रचनात्मक रहें। एक आखिरी सवाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जुड़ा हुआ ही है। 1 फरवरी 2017 की शायद वो तारीख थी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम के बारे में चर्चा होना शुरू हुई थी 2017 के साल में। फरवरी 2024 कट टू 4 और 3 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी नल एंड वॉइड है, हम इसको बिल्कुल एकदम बेदखल करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम के सूत्रधार रहे हैं पर्दे के पीछे से। आपने अपनी किताब में ही लिखा, उस चैप्टर को जो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, आपने लिखा है कि ये पूरी जो स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली, ये बेस्ट नहीं थी, लेकिन जो प्लॉजिबल ऑप्शंस थे प्लेट में, जो विकल्प थे, उनमें से ठीक ठाक बेहतर थी। क्या इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को, जो अब आलोचना में सवाल आते हैं, आप जो रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं सर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को, आप जो डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशनल पावर है कि कोई किसी को पैसा देगा और किसी को पता नहीं होगा, जैसे उसमें से यही आया कि 55% एक पर्टिकुलर पार्टी को मिला, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SBI वालों की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी और उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने लिस्ट बना करके दी, तमाम चीज़ें हुई। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को, अपने उस आइडिया को जो 2017 का आइडिया था और 2024 की फरवरी का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? देखिए 2017 में जब बजट में ये पेश किया गया, उस समय मैं यहाँ नहीं था। उस समय मैं तो आया हूँ जुलाई 2017 में, और मुझे भी पहली बार जब सुना था इसके बारे में तो ऐसा लगा कि शायद कोई एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो शायद उचित नहीं है देश के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और अरुण जेटली जी ने मुझे समझाया, देखा, मैंने इसको और स्टडी किया, तो बिल्कुल जो अभी आप कह रहे हैं कि अगर 3 ऑप्शन हो आपके पास और हकीकत में 3 स्थितियाँ बनी हो। एक स्थिति ये हो कि जिसमें कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, विच मीन्स कि भाई आप अकाउंट्स में, बुक्स में दे रहे हैं, उसका सारा उसमें लेखा जोखा है, किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो सब चीज़ें सब कुछ स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है पॉलिटिकल फंडिंग का, और ये हमारे देश में था उस समय। ये देश की हमारी जो कंपनी लॉ में प्रावधान था और ये सब ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। साथ में ये भी एक अमेंडमेंट हो चुका था कि भाई अगर आप सीधे ना देना चाहें, किसी ट्रस्ट के माध्यम से देना चाहें तो वो भी परमिसिबल है। ये सब तो व्यवस्था एक इस तरह की ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी। दूसरी एक थी जो हकीकत में हो रहा था। हकीकत में क्या हो रहा था? हकीकत में ये हो रहा था कि कैश डोनेशंस मिलते थे और वो 2,000 रुपये या 20,000 रुपये की एक लिमिट थी। उस लिमिट से कम में हो तो आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप किसको डोनेशन दे रहे हैं। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो XYZ के नाम से कोई भी रसीद काट के या अनाम भी डोनेशन स्वीकार करके ये बता सकती है कि भाई हमारे पास कितना डोनेशन कैश में आया, और वो अपने बुक्स में दिखा के वो आपका एक लेजिटिमेट सोर्स ऑफ फंडिंग बन जाता है। तो दोनों एक्सट्रीम पे सिस्टम को देखते हुए जो उसके अगर आप उसके पहले के 5 साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 80-90% फंडिंग तो कैश में आती थी और मुश्किल से 10-15% फंडिंग वो जो लेजिटिमेट तरीके। अब ये बॉन्ड वाली स्कीम आया मीडिया थी तो बीच में थी कि ये अध्ययन किया गया था, ये पाया गया था कि भाई कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्री इस पहले वाले तरीके से क्यों नहीं डोनेशन देती है ट्रांसपेरेंट। उसमें ये बड़ा साफ निकल के आया कि देखिए इसमें डोनेशन देने पे वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको नाराज़ करते हैं। अगर आपने देश की रूलिंग पार्टी को नहीं दिया और अपोजिशन को दे दिया तो रूलिंग पार्टी के लोग आपके ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएंगे और वो जो भी आपके ख़िलाफ़ कर सकते हैं करेंगे। या आपने स्टेट में अपोजिशन को दे दिया
जो वहाँ रूलिंग पार्टी है तो दूसरी पार्टी नाराज़ हो जाएगी। सो ये लोगों ने कहा कि भाई एक चीज़ अगर आप ये कर दो कि भाई हम किसको दे रहे हैं, हम ये पूरी अपनी किताब के हिसाब से देंगे, बुक में दिखाएंगे, सारा सब कुछ लेजिटिमेट होगा, बैंक के खाते के माध्यम से देंगे, वो कैश में नहीं देंगे, कैश ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ख़त्म हो जाए कि भाई हम किसको दे रहे हैं ये बताने की ज़रूरत हट जाए तो हम आपको ट्रांसपेरेंट। जब आप ये पॉलिसी बना रहे थे और जब केंद्र के लेवल पर एक बड़ी पॉलिसी बन रही है तो वो लीगली वेट आउट होगी पूरी तरह से, क्या आपको उस वक्त ये क्विड प्रो को का खतरा दिखा नहीं था, उसकी आशंका नहीं थी कि अगर कोई व्यक्ति बिना देश को बताए या बिना किसी को पता चले, कोई मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक पर्टिकुलर पार्टी को 20 करोड़ दिए चुनाव में, 100 करोड़ दिए, जो भी एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट ले लीजिए, और उसके बदले में चुनाव जीतने के बाद अगर वो पार्टी चुनाव जीत गई, उसको मान लीजिए कुछ ठेके, और आप जानते हैं किस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म वर्क करता है, तो वो जो बेनिफिट होगा वो उसका लोगों को दिखेगा कि चाहे बेनिफिट हो रहा है कंपनी का, लेकिन वो रीज़न बेनिफिट उसका नेचुरल जस्टिस नहीं है, वो उस पैसे की बदौलत आया हुआ एक तरीके का एहसान है। देखिए दीपक, हम एक ख्याली दुनिया में रहते हैं अगर हम ये मानते हैं कि जो डोनेशंस हो रहे हैं वो उसमें क्विड प्रो को नहीं होता, कोई सी भी व्यवस्था हो। लेकिन वो इलीगल था, यहाँ लीगली दिया जा रहा था, ये आलोचकों ने ध्यान दिलाया इस बात पर। उस पर भी मैं आ जाता हूँ। तो पहली बात कि पॉलिटिकल फंडिंग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी किसी को पैसा नहीं देती, आपको तो नहीं देती डोनेशन, किसी और को तो नहीं देती डोनेशन, किसी एक्स को क्यों दे रही है, वहाँ रूलिंग पार्टी को ज़्यादा क्यों डोनेशन मिलता है, राइट। सो इसके या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो कोई ना, वो तो क्विड प्रो को वाले एलिमेंट को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, वो तीनों किस्म की फंडिंग में मौजूद है। कि मेरा यही पक्ष था कि मैं एक बार आपसे पूछ लूँ सारे पक्षों पर, तो सवाल ये उठ सकता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग में क्विड प्रो को ज़्यादा हो सकता है क्या? हाँ। या मोर प्रोनाउंस्ड हो सकता है या छुप सकता है क्या, राइट। सो उस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें दीपक, तो सबसे ज़्यादा जो छुपता है वो है कैश फंडिंग में। कैश फंडिंग में तो कुछ भी पता नहीं है, तो कैश फंडिंग में क्विड प्रो को या जो भी इलेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव भी हासिल करने उस किस्म में सबसे ज़्यादा रहता है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर आप जो ट्रस्ट के जरिए या बुक में दे के दे रहे हैं कि वहाँ क्विड प्रो को नहीं है, कि वहाँ पे कोई क्विड प्रो को नहीं है, राइट। सो तीनों में ये स्थिति, बल्कि मेरा तो अपना व्यक्तिगत रूप से तो मानना ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी किताब के माध्यम से डोनेशन दे रही है तो जो भी एजेंसी अगर ये जांच करनी चाहे कि यहाँ कोई क्विड प्रो को नहीं है या नहीं है, तो उसको और आसानी से कर सकती है। इनफैक्ट आपको सबूत मिलता है कि इस कंपनी ने इतना डोनेशन दिया, केवल यही तो नहीं किसको दिया, उसका प्रोक्योरमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट लेने से उसका किसको दिया का रिश्ता नहीं है। अगर उस कंपनी ने कोई ऑर्डर हासिल किए वो भी किताब में है, अगर कोई ऑर्डर गलत हासिल किया हुआ है तो और उसने डोनेशन भी दिया है तो आप एक्चुअली लिंक भी कर सकते हैं। सो मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि इसके कारण से कोई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या क्विड प्रो को छुपाने की टेंडेंसी बढ़ती है, वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो तो मैं तो क्रिटिसाइज़ किया था इस डिसीजन को, मैंने लिखा उसके बाद, आई सेड सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कुछ हद तक इमोशनल ज़्यादा है, और अगर उनको करना भी था कि तो ये भविष्य के लिए बंद कर देते कि भाई आगे नहीं होगा। लेकिन पुराने लोगों के नाम जिस तरह से सामने लाए गए, वो एक तरह से देश की व्यवस्था जो सरकार ने कानून के माध्यम से जो एक गारंटी दी कि भाई ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली आप चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। आपने जो कॉन्फिडेंशली भी किया वो हमने नाम, और वो तो SBI की कमी के कारण से वो एक्चुअली निकल गया, अदरवाइज़ उसका रिकॉर्ड ही नहीं था। बट ये नहीं, SBI ने बहुत उसमें तरह तरह के तर्क दिए कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, जो उम्मीद देंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली SBI का जो अबाउट टर्न है, अबाउट टर्न जो आप पहले कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
और फिर वो भी दे दिया जो किसी ने कहा नहीं। उस पर भी हम बात कर सकते हैं कभी अगर समय हो। तो ये आस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन कि इन रेट्रोस्पेक्ट वो सबके नाम और सब लोगों के डोनेशंस की पूरी लिस्ट सामने लानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, वो मेरे ख्याल से गलत डिसीजन था। सर, इस बातचीत का आखिरी सवाल है, वैसे तो इतने सारे सिरे हैं लेकिन मैं कुछ पकड़ लेता हूँ। आपने पी चिदम्बरम के साथ काम करने वाला पूरा किस्सा लिखा है उसमें कि कैसे एज अ मिनिस्टर वो कहीं से भी अपने जॉइंट सेक्रेटरी से कभी भी कोई बिना पेज नंबर कोट किए मांग लेते डेटा, कैसे एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने वेट कराया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, आपने उनके साथ काम करने के अनुभव को लिखा है यूपीए सेकंड के दौरान, और कैसे कपिल सिब्बल खड़े होकर के कहते हैं जब वो ऑर्डिनेंस आया था कि अपराधियों, जब तक आपको एपिलेट ये ना कह दे आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप लड़ सकते हैं चुनाव या आप संसद में आ सकते हैं, जिसको राहुल गांधी ने बाद में उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा जैसा आपने अपनी किताब में लिखा है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि अब ये करना ही है तो इसको नल एंड वॉइड कर ही लेते हैं। यूपीए सेकंड के दौरान काम करने का अनुभव आपको कैसा लगा? मनमोहन सिंह के जिस साथ आपने वो पूरा वो टेन्योर देखा है, हाउ वाज इट? देखिए, ऑफ कोर्स मैं तो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरीट में था तो मुलाकात भी बहुत होती थी। बाद में तो बतौर एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट हम लोग कैबिनेट की मीटिंग में रहते थे, वही उसी दौरान जो ये बातें हुई वो मैंने लिखा हुआ है सारा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें उस समय यूपीए गवर्नमेंट में शुरू हुई। ये आधार कार्ड का सिस्टम भी उसी समय शुरू हुआ, ये आपकी एलपीजी सब्सिडी वगैरह भी शुरू हुई, पेट्रोल 50-50 पैसे बढ़ा के रिफॉर्म्स, तो बहुत सारी चीज़ें यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में भी हुई। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल साफ थी वो ये थी कि इनकी एबिलिटी टू पुश इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टू टेक पॉलिसी डिसीजंस वो गड़बड़ा गई थी। इसीलिए वो जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है, और प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो अथॉरिटी है उनके खुद के मिनिस्टर्स के ऊपर वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। कैसे? आप तो अंदर थे उस वक्त सरकार में। अब आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए सैकड़ों फाइलें लंबित थी जयंती नटराजन जी के पास, और उसको जब हम लोग इस कमेटी में लेके गए, जो कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स बनाई सरकार ने, और उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, चिदम्बरम जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, और जयंती नटराजन को आके बताना था कि वो प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे, वो क्लियरेंसेस क्यों नहीं मिल रही हैं, एंड वो आने से ही मना कर रही। अच्छा, वो लेट नहीं थी, वो आने से मना कर रही थी। वो जो मीटिंग का टाइम है उसे पहुंची नहीं, और हम लोग वेट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं, एंड फिर सरकार के पर्यावरण मंत्री एक मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं मनमोहन सिंह। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा स्थिति, सो फिर वो थोड़ा सा कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी कहा, फिर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जाके उनके यहाँ फ़ोन किया, उनका मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, फिर आके बताया, फिर दोबारा भेजा, फिर उनको कहा अच्छा मैं आती हूँ अब 10 मिनट बाद। सो 40 मिनट के बाद आई वो मीटिंग में, एंड पीएम एंड होम मिनिस्टर केप्ट वेटिंग। हाँ, और बीच में फिर हम लोगों ने क्या, आप उनके बिना भी निर्णय कर सकते हैं, करेंगे क्या, वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। वो आई एंड देन शी सेड कि मैं देख रही हूँ इन सब मामलों को, इन सब में ध्यान देना पड़ता है कि एनवायरनमेंट के इशूज़ हैं, ये है वो है, और मैं करूँगी निर्णय अपने समय पे। नहीं किया निर्णय, और प्राइम फाइलें बिल्कुल सरकार के लास्ट दिन तक भी पेंडिंग रही। अब उस मीटिंग में सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड हुआ कि भाई इसको एक्सपेडाइट करिए, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा हेल्पलेसनेस की सी स्थिति आप मेरे ख्याल से तो सरकार में नहीं देख सकते। सो ये कई कारणों से कुछ स्कैंडल्स के नाम से बन गए, थे नहीं थे वो दूसरी बात है, 2G ये वो कोई करप्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन सरकार घिर गई थी, और घिरने के बाद इनेक्शन की स्थिति तो काफ़ी बन गई थी, विच वॉज अ सैड थिंग। और मनमोहन सिंह जी ने कभी आपसे इस बारे में कुछ बात की थी, या कभी एडवाइस ली हो आपसे, या कभी? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई जो था वो प्रोफेशनल, वो वैसे भी कैबिनेट सेक्रेटरी थे बीच में, तो अगर उनसे चेन ऑफ कमांड, हाँ चेन ऑफ कमांड में अगर बात करनी है तो कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे उनसे। जैसे मैंने आप एक बात लिखी है कि अलॉटमेंट के मामले में आई वांटेड प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन कि भाई ये जो गलत हो रहा है, क्या थोड़ा बता दीजिए बात आपने खोली। हाँ, तो उन्होंने
एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है अलग, उसके भी नियम बने हुए थे डिस्क्रिशनरी कोटा में कि भाई ये आप फॉर जस्टिफाइड कंपैशनेट और इन कारणों पे मंत्री जी जो हैं वो आउट ऑफ द टर्न अलॉटमेंट कर सकते हैं। उन्होंने सारा वो कोटा करके यहाँ न्यू मोती बाग में फिक्स कर दिया। ये 2 लोगों के पास। हाँ, तो वो एक तो ये कोटा और दूसरा वो बहुत सारे अलॉटमेंट इसमें कर देते और उसमें भी ये नियम था कि भाई कारण के साथ होना चाहिए उस कमेटी में आके उसका फिर रेटिफिकेशन होता है। बट वो रेटिफिकेशन भी नहीं, 30, 40, 50 मकान ऐसे अलॉट हो गए। अब अलॉटमेंट हो रहे हैं उसके बाद भी और फिर वो 3-4 महीने में एक बार कि भाई मीटिंग बुला के ठप्पा लगा दो। तो जब एक बार प्रपोजल हमारे पास आए कि भाई अब ये मीटिंग बुलाई और ठप्पा लगाइए, तो ऐसे ये तो ना तो नियम के हिसाब से हो रहा है काम, और ये क्या केवल इसको अमली जामा पहनाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, तो ऐसे कि तो गलत है। इस बात को प्राइम मिनिस्टर के ध्यान में लानी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में इंटरवीन करें, रोकें इसको। तो वो उन्होंने उनको भेज दिया, डिफेंस मिनिस्टर उस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी कि भाई मैं नहीं रोक सकता ये। तो मैंने कहा कि कम से कम हम इस बात को रिकॉर्ड तो करें कि भाई ये गलत हो रहा है। तो बोले हाँ इतनी बात आप कह दीजिएगा अपनी मीटिंग में। तो एजेंडा नोट में हमने लिख दी, मीटिंग में भी कह दी, लेकिन वो फिर सब अप्रूव हो गए। उसके बाद शायद रुक गए हों, लेकिन वो तो सारे क्लियर हो गए। सो ये जो स्थिति की जिसमें रही, हाँ वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं थी। जी, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, आपने इतनी विस्तार से हमें अपनी किताब के किस्सों के बारे में बताया। 420 पन्नों की ये किताब 3 खंडों में है। पहले खंड में, जिसमें मेरी थोड़ी कम दिलचस्पी थी, सुभाष गर्ग जी की अपनी निजी यात्रा है, जिसमें वो उन्होंने अपने अजमेर के दिनों के बारे में बताया है, कैसे एक ट्यूबलाइट के लिए उनको उनके लैंड ओनर ने निकाल दिया कि तुम ज़्यादा इस्तेमाल करते हो पढ़ाई के लिए। उसके बाद उन्होंने मसूरी का किस्सा लिखा है, अपने शुरुआती प्रोबेशनरी दिन के बारे में बताया है। उसके बाद राजस्थान में उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी है, उसके बारे में लंबी टिप्पणियाँ हैं। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के साथ में, या बाद में अगर आप आइए तो अशोक गहलोत, वसुंधरा जी के साथ काम के बारे में खूब बात इसमें की है। और फिर जब वो सेंट्रल डेपुटेशन पर आते हैं केंद्र सरकार में, बीच में 3 बरस का वर्ल्ड बैंक का भी कार्यकाल है, जिस पर हमने लंबी बात की ही। उस पर उन्होंने बात की है कि कैसे निर्मला सीतारमण से उनकी पटरी नहीं बैठ पाई, दे वर नॉट इन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं थे, और उसके बाद फिर उनका आउस्टर होता है कैसे। तो ये पूरी किताब इस बारे में बनी है। किताब वाला कई अंक आपको कैसा लगा, इस बातचीत को आप कैसे और हम बेहतर बना सकते थे, इसके बारे में अपनी सलाहें ज़रूर दें। मैंने पूरी ये किताब पढ़ी थी कि 420 पन्नों की थी, तो बहुत कुछ ऐसा रहता है जो नहीं बन पाता, तो कुछ एक नोट्स भी बनाए थे। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। इसे रिकॉर्ड किया था मोहन, आलिश और हनी ने। मेरा नाम था दीपक। थैंक यू वेरी मच।